सर्दियां तो हर साल आती है, लेकिन उस साल की ठंड कुछ अलग थी। ऐसी ठंड जो शरीर को ही नहीं बल्कि रूह को भी जमा दे। आसमान से गिरती बर्फ रुई की तरह नहीं, बल्कि कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। गांव के पक्के मकानों में तो लोग रजाई में दुबके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हवा के हर झोंके के साथ कांप उठती थी। यह घर था माधव का। गरीबी इस घर की दीवारों पर सीलन की तरह चिपकी थी। माधव के पास न तो शरीर ढकने को पर्याप्त ऊनी कपड़े थे और न ही पेट की आग बुझाने के लिए अनाज का एक दाना। वह बस अपनी हथेलियों को रगड़कर थोड़ी गर्मी पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? क्या गरीब के नसीब में सिर्फ ठिठुर कर मरना ही लिखा है? लोग कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, लेकिन मेरी पुकार तुझ तक क्यों नहीं पहुंचती? ये रात, ये काली डरावनी रात खत्म क्यों नहीं होती? रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन सुबह अपने साथ कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई। खेतों में बर्फ जमी थी, जिसका मतलब था आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी। माधव अपनी किस्मत को कोसते हुए दरवाजे पर बैठा था। तभी धुंध के बीच से एक बुजुर्ग आकृति आती दिखाई दी। काका, जिसके पास न काम हो न दाम हो, उसके शरीर में गर्मी कहां से आएगी? ये ठंड मेरी जान लेकर ही मानेगी। मेरे पास तो अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। सोचता हूं सब किस्मत का खेल है। जो तकदीर में लिखा है वही भोग रहा हूं। किस्मत? हंसते हुए व्यंग्य से। बेटा, कायर लोग अपनी नाकामी को किस्मत का नाम देते हैं। तुम ठीक अपने पिता पर गए हो। जानते हो तुम्हारे पिता की गलती क्या थी? मेरे पिता, वो तो एक सीधे साधे इंसान थे काका। सीधे थे, पर आलसी भी थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी यही सोचा कि ईश्वर देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। बेटा, ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तुम्हारे दादा ने यह मकान बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी मरम्मत में एक ईंट तक नहीं लगाई। और आज नतीजा देख लो, हवा सीधे तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच रही है। माधव, देखो गांव के बाकी लड़कों को। किसी के पास अपना खेत है, किसी ने शहर जाकर व्यापार शुरू किया, और तुम सिर्फ इस ठंड का बहाना बनाकर बैठे हो। अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो यह ठंड तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि तिल तिल करके तड़पाएगी। तो मैं क्या करूं काका? इस मौसम में मुझे काम कौन देगा? गांव में तो सब काम बंद है। गांव में काम बंद है, दुनिया में नहीं। बगल के कस्बे में, शहर में काम की कोई कमी नहीं है। बस नीयत होनी चाहिए। सुनो माधव, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। अगर तुम आज से ही मेहनत करने की कसम खा लो, अगर तुम इस टूटे हुए घर को फिर से महल जैसा बना लो, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा सकता हूं। विवाह? मुझसे? इस गरीब से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा काका? वही तो कह रहा हूं। अभी तुम गरीब हो, लेकिन अगर तुम कमाओगे, घर की मरम्मत करवा लोगे, तो मैं अपनी जुबान देता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सुशील लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन शर्त यही है, तुम्हें ठंड, भूख और नींद को भूलकर काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं काका। बहुत हो गया रोना धोना। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही, अभी इसी वक्त काम की तलाश में निकलूंगा। चाहे मुझे पत्थरों को चीरना पड़े या बर्फ में नंगे पांव चलना पड़े, मैं इस घर को बदल कर रहूंगा। उस दिन माधव ने सिर्फ घर की दहलीज नहीं लांघी, बल्कि उसने अपनी बदकिस्मती की लकीर को भी लांघ दिया। जिस ठंड से वह कल तक डर रहा था, आज वही ठंड उसे चुनौती जैसी लग रही थी। काका सोमदत्त उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। उन्हें यकीन हो गया था कि सोता हुआ शेर अब जाग चुका है। काका सोमदत्त की बातें माधव के दिल में तीर की तरह चुभ गई थीं, लेकिन यह चुभन दर्द देने वाली नहीं, बल्कि जगाने वाली थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने माधव का एक अलग ही रूप देखा। वो माधव, जो कल तक ठंड से बचने के लिए कोनों में दुबका रहता था, अब सबसे पहले उठकर काम की तलाश में निकल पड़ता। सर्दी अभी भी उतनी ही जानलेवा थी, हवाएं अभी भी बर्फीली थीं, लेकिन माधव के अंदर एक आग जल रही थी, अपना घर बनाने की और अपना सम्मान वापस पाने की। उसे गांव में काम नहीं मिला तो वह पैदल दूसरे कस्बों तक गया।
कभी भारी बोरे उठाए तो कभी ईंट भट्ठों पर अपनी उंगलियां घिसाईं। हाथों में छाले पड़ गए, चमड़ी फट गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। हर बार जब थकान उसे रोकने की कोशिश करती, उसे काका सोमदत्त का वो वादा याद आ जाता, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। महीने गुजरते गए, सर्दी गई और बसंत आया। माधव ने पाई पाई जोड़कर जो धन इकट्ठा किया था, अब उसे लगाने का वक्त आ गया था। बहुत हो गया ये टूटा फूटा जीवन। अब मेरे पिता की गलती सुधरेगी। अब ये घर हवा के झोंकों से नहीं हिलेगा। माधव ने अपने ही हाथों से अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत शुरू की। उसने छत को पक्का किया ताकि बारिश और बर्फ अंदर न आ सके। दीवारों पर नया लेप लगाया ताकि हवा के सुराख बंद हो सके। और सबसे बड़ी बात, उसने घर में इतना अनाज और ईंधन जमा कर लिया कि अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। जब घर बनकर तैयार हुआ तो वह किसी महल से कम नहीं लग रहा था। कम से कम माधव के लिए तो वह महल ही था। अपनी कामयाबी को देखकर माधव सीधा काका सोमदत्त के पास पहुंचा। काका, ओ काका, बाहर आइए। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने ठंड को हरा दिया काका। मेरा घर अब पक्का है और जेब में मेहनत की कमाई भी है। अब बताइए, क्या आप अपना वादा निभाएंगे? क्या मेरा विवाह होगा? सोमदत्त हुक्का पी रहे थे। माधव का बदला हुआ रूप और उसका आत्मविश्वास देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस लड़के में तो सचमुच दम है। अरे वाह माधव, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा था तू 2-4 दिन में हार मान जाएगा, लेकिन तू तो पक्का खिलाड़ी निकला। खुश रह बेटा। और रही बात वादे की, तो रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तेरा विवाह जरूर करवाऊंगा। सच काका, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं बेटा। मैंने लालपुर के ठाकुर भानु प्रताप की बेटी के बारे में सोचा है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। ठाकुर साहब थोड़े ऊंचे ख्यालात के हैं, पर मैं बात संभाल लूंगा। यहाँ सोमदत्त के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह जानते थे कि माधव मेहनती है, लेकिन अभी भी वह एक मजदूर ही है। और ठाकुर भानु प्रताप अपनी बेटी किसी मजदूर को नहीं देंगे। लेकिन माधव, एक बात तुझे समझनी होगी। दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ लोग इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी हैसियत देखते हैं। अगर मैंने ठाकुर से कहा कि तू कल तक मजदूरी करता था, तो वो तुझे अपने घर के अंदर भी घुसने नहीं देंगे। इसलिए हमें थोड़ी सियासत खेलनी होगी। सियासत? मैं समझा नहीं काका। मुझे क्या करना होगा? तुझे कुछ नहीं करना है, बस चुप रहना है। वहां मैं जो भी बोलूं, तू बस हां में सिर हिलाना। अगर मैंने कहा कि तू अमीर है, तो मान लेना तू अमीर है। अगर मैंने कहा तेरे पास जमीन है, तो मान लेना जमीन है। याद रखना, कभी कभी बड़ी खुशी पाने के लिए छोटा झूठ बोलना पाप नहीं होता। माधव का मन नहीं मान रहा था। वह एक सीधा सादा इंसान था। झूठ और फरेब उसकी फितरत में नहीं था। लेकिन विवाह की चाहत और काका पर भरोसे ने उसे मजबूर कर दिया। अगले दिन दोनों लालपुर के लिए रवाना हुए। ठाकुर भानु प्रताप अपनी बैठक में बैठे थे। वे दिखने में रईस थे, लेकिन अक्ल के थोड़े कच्चे थे। सोमदत्त ने जाते ही बातों का जाल बुनना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब, झुक झुक ज्यों। देखिए, मैं आपके लिए कैसा हीरा ढूंढ कर लाया हूं। नाम है माधव। देखने में भले ही सादा लगता है, लेकिन असामी बहुत बड़ी है। अरे आइए सोमदत्त जी। अच्छा, तो ये है वो लड़का। देखने में तो भला मानुष लगता है। पर सोमदत्त जी, आप जानते हैं ना, मेरी बेटी रानी की तरह पली है। क्या यह उसे खुश रख पाएगा? क्या है इसके पास? यही वो पल था जब सोमदत्त ने वो झूठ बोला, जिसने इस कहानी का रुख ही बदल दिया। क्या है इसके पास? ठाकुर साहब, पूछिए कि क्या नहीं है। इसके पास गांव में सबसे पक्का मकान है। और रही बात खेती की, तो इसके पास 100 बीघा बटाईदारी की जमीन है। 100 बीघा। पूरे इलाके में इतना अनाज किसी के घर नहीं उपजता
जितना माधव के कोठार में भरा रहता है। 100 बीघा का आंकड़ा सुनते ही ठाकुर भानु प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें खेती बाड़ी की ज्यादा समझ नहीं थी और न ही उन्हें बटाईदारी शब्द का असली मतलब पता था। उन्हें बस 100 बीघा सुनाई दिया। 100 बीघा? अरे वाह! तब तो ये लड़का कुबेर है। सोमदत्त जी, आपने तो मेरी चिंता ही मिटा दी। इतना रईस और मेहनती दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। ठाकुर भानु प्रताप खुशी से झूमते हुए घर के अंदर गए। वहां उनकी पत्नी रेवती रसोई में काम कर रही थी। रेवती एक किसान की बेटी थी और दुनियादारी की समझ रखती थी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनती हो? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का लाखों में एक है। 100 बीघा जमीन है उसके पास। 100 बीघा। 100 बीघा? हमारे इलाके में तो किसी के पास इतनी जमीन नहीं है। कौन है वो? अरे वो पास के गांव का माधव है। सोमदत्त जी बता रहे थे कि उसके पास 100 बीघा बटाईदारी की जमीन है। अब तो हमारी बेटी राज करेगी राज। जैसे ही रेवती ने बटाईदारी शब्द सुना, उसके हाथ से बर्तन गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से से अपने पति की ओर मुड़ी। क्या कहा तुमने? बटाईदारी? तुम्हें क्या लगता है ये कोई राजा महाराजाओं वाली पदवी है? अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें इतना बड़ा जमींदार होने के बाद भी ये नहीं पता कि बटाईदारी क्या होती है? ठाकुर भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी खुशी पल भर में गुस्से और शर्मिंदगी में बदल गई। क्या? मजदूर? सोमदत्त की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे झूठ बोले? मुझे, इलाके के ठाकुर को बेवकूफ बनाए? सिर्फ गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। अभी बाहर जाओ और उस सोमदत्त और उसके लड़के की पोल खोलो। उनसे कहो कि अगर इतनी ही जमीन है तो उसके कागज दिखाएं। देखना कैसे दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ठाकुर भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से वापस बैठक की ओर लपके, जहां माधव और सोमदत्त अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या तूफान खड़ा हो चुका है। अरे ठाकुर साहब, इतनी जल्दी वापस आ गए। भाभी जी ने क्या कहा? कब का मुहूर्त निकलवाएं? मुहूर्त की बात तो बाद में होगी सोमदत्त जी। पहले जरा उस रईसी का हिसाब हो जाए जिसका गुणगान आप अभी कर रहे थे। आपने कहा था माधव के पास 100 बीघा जमीन है। जी, जी बिल्कुल। 100 बीघा है। पूरा इलाका जानता है। बहुत अच्छी बात है। मैं भी जानता हूं कि आप इज्जतदार आदमी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। बस मेरे मन की तसल्ली के लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। माधव से कहिए कि वो मुझे उन जमीनों के कागज दिखा दे। आखिर दामाद की जायदाद के कागज देखने का हक तो ससुर को होता ही है। कागज शब्द सुनते ही बैठक में जैसे सांप सूंघ गया। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन काका सोमदत्त के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर काका की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अब क्या होगा काका? कागज? अरे ठाकुर साहब, कागज का आप क्या करेंगे? खेत तो खेत होते हैं। वो दरअसल बात ये है कि बात क्या है सोमदत्त? जलेबी की तरह बात को घुमाना बंद करो। साफ साफ बताओ, जमीन के कागज हैं या नहीं? देखिए ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं, बटाईदारी का मतलब होता है मिल बांट कर खेती करना। जमीन अभी माधव के नाम नहीं है, वो तो बड़े जमींदार की है। माधव तो बस उस पर खेती करता है, लेकिन लड़का मेहनती है। 2-4 साल में अपनी जमीन खरीद लेगा। ये सुनते ही ठाकुर भानु प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हिकारत भरी नजरों से माधव को देखा, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। तो मेरी पत्नी सही कह रही थी। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है। कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 100 बीघा जमीन है, लड़का कुबेर है, और आज पता चला कि यह 2 कौड़ी का मजदूर है जिसके पास खुद की 1 इंच जमीन नहीं। वो मेरी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। ठाकुर काका, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन मेरे बाजुओं में ताकत है। मैंने अपनी मेहनत से टूटा हुआ घर महल जैसा बनाया है। मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। अमीरी जमीन से नहीं, दिल से होती है काका। मुझे एक मौका दीजिए। खामोश, एकदम खामोश। मुझे ज्ञान मत बांटो। मजदूर को मजदूरी का मौका दिया जाता है, बेटी का हाथ नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? झूठ बोलकर एक पिता को ठगने चले थे। अगर समय रहते मुझे सच पता न चलता
तो मैं तो अपनी फूल सी बेटी को नर्क में धकेल देता। ठाकुर ने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई। उनकी आवाज में नफरत थी। निकल जाओ मेरे घर से। और सुन लो माधव, अपनी औकात में रहना सीखो। गधे को घोड़ा बताने से वो दौड़ने नहीं लगता। आज के बाद अगर इस गांव की तरफ नजर भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधव और सोमदत्त को वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ा। माधव का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर के कपड़े नहीं, बल्कि उसकी आत्मा ही उतार ली गई हो। रास्ते भर काका सोमदत्त उसे समझाते रहे, अरे छोड़ बेटा, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन माधव के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसके कानों में बस ठाकुर के वो शब्द गूंज रहे थे, तुम मजदूर हो, अपनी औकात में रहो। गांव पहुंचते पहुंचते यह खबर आग की तरह फैल गई। माधव ने खुद को जमींदार बताकर ठाकुर को ठगने की कोशिश की। जो गांव वाले कल तक माधव के पक्के घर की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, हमारे गांव का जमींदार जा रहा है। क्यों माधव, 100 बीघा जमीन कहाँ छिपा रखी है भाई? अरे भाई, सपनों में होगी जमीन। मजदूर होकर ठाकुर की बेटी से ब्याह रचाने चला था। मुंह देखा है अपना? माधव का जीना हराम हो गया। वो घर से निकलता तो ताने सुनने को मिलते, घर में रहता तो वो दीवारें उसे खाने को दौड़तीं, जिन्हें उसने इतने प्यार से बनाया था। उसका काम में मन लगना बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। वही ठंड जिसे उसने अपनी मेहनत से दूर भगाया था, अब फिर से उसे डराने लगी। घर पक्का था, लेकिन उसके अंदर रहने वाला इंसान अंदर से टूट चुका था। एक रात जब अपमान और भूख का घूंट उससे निगला नहीं गया, तो माधव ने एक फैसला किया। ये गांव अब मेरे लिए नहीं रहा। यहां हर शख्स की आंखों में मेरे लिए नफरत है या मजाक। मैंने मेहनत की, घर बनाया, लेकिन एक झूठ ने सब मिट्टी कर दिया। मैं यहां घुट घुट कर नहीं जी सकता। मैं शहर जाऊंगा। वहां कोई मुझे नहीं जानता। नई शुरुआत करूंगा, चाहे मर जाऊं, पर अब इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में था, माधव ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई। उसने एक आखिरी बार उस घर की दीवारों को हाथ लगाया, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और वह भारी कदमों से गांव के बाहर निकल गया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। माधव चलता रहा, चलता रहा। अपमान की आग में जलते हुए उसे समय का होश ही नहीं रहा। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, और उसे पता भी नहीं चला कि वो रास्ता भटक चुका है। रात घिर आई थी, और वो कोई आम रात नहीं थी। वो साल की सबसे ठंडी रात थी। जंगल इतना घना था कि ऊपर देखने पर आसमान भी नहीं दिखता था। बर्फीली हवाएं पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे जंगल रो रहा हो। माधव के पैर अब जवाब दे चुके थे। ठंड उसके कपड़ों को भेद कर हड्डियों तक पहुंच रही थी। हे भगवान, ये मैं कहां आ गया? शहर का तो कोई नामो निशान नहीं है, और यह जंगल, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं आज रात यहां खुले में रहा तो सुबह तक बर्फ की तरह जम जाऊंगा। जंगली जानवर खाएं ना खाएं, ये ठंड मुझे जरूर मार डालेगी। माधव उम्मीद छोड़ चुका था। उसे लगा कि उसका अंत समय आ गया है। तभी उसे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। दूर एक परछाई थी। एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए अपनी गाय को रस्सी से खींचते हुए ले जा रही थी। उसकी साड़ी पुरानी थी और ठंड से वह भी सिकुड़ी हुई चल रही थी। माधव को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह अपनी बची खुची ताकत समेटकर उस बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ा। माँ जी, ओ माँ जी, रुकिए, मेरी मदद कीजिए। बूढ़ी औरत, जिसका नाम बड़ी माँ सरस्वती था, चौंक कर मुड़ी। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई और माधव के चेहरे पर रोशनी डाली। उसका चेहरा सख्त था, जैसे जंगल की तरह ही कठोर। कौन है तू? और इस आधी रात को इस वीरान जंगल में क्या कर रहा है? खबरदार जो मेरे पास आया। माँ जी, डरिए मत। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। मेरा नाम माधव है। मैं रास्ता भटक गया हूं। शहर जा रहा था, लेकिन अब अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा। ठंड से मेरे प्राण निकल रहे हैं। अगर आप मुझे अपने घर में रात भर के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, तो आपका बड़ा उपकार होगा।
जगह? मेरे घर में? जा अपना रास्ता नाप। मैं किसी परदेसी को अपने घर में नहीं घुसने देती। जमाना बहुत खराब है। कल को तू मेरी गाय चुरा ले गया या हमें ही लूट लिया तो जंगल में अपनी जगह खुद ढूंढ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने अपनों से धोखा खाया है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर घर में जगह नहीं है तो अपनी गाय की सार गौशाला में ही थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं वहीं कोने में पड़ा रहूंगा। बस आज की रात कट जाए। बड़ी माँ ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़का परेशान लग रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने दुनिया के इतने रंग देखे थे कि उसका दिल पत्थर हो चुका था। अरे देवकी, ओ देवकी, जरा दरवाजा तो खोल। देख तो बाहर कौन मुसीबत खड़ी है। दरवाजा खुला और एक युवती बाहर आई। उसका नाम देवकी था। सादगी थी उसके चेहरे पर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने अंधेरे में खड़े माधव को देखा, जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। माँ, ये कौन है? पता नहीं कौन है, मुसाफिर बताता है खुद को। रात रुकने की भीख मांग रहा है। मैंने तो मना कर दिया। देवकी ने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा और फिर माधव को। उसे माधव की आंखों में कोई छल कपट नहीं, बल्कि सिर्फ बेबसी दिखी। शायद उसे माधव के माथे पर लिखी ईमानदारी दिख गई थी। माँ, बाहर इतनी बर्फ गिर रही है। अगर हमने इसे लौटा दिया तो ये सुबह तक नहीं बचेगा। इसे अंदर बुला लो। बस आज रात की ही तो बात है। अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ी माँ का कठोर चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, तू कहती है तो बुला लेती हूँ। ए लड़के, सुन, मेरी बेटी का दिल बहुत नरम है, इसलिए तरस खा रही हूँ। चुपचाप अंदर आ जा और कोने में पड़ा रहना। अगर कोई होशियारी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधव ने राहत की सांस ली। वो लड़खड़ाते कदमों से उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आग जल रही थी। उस आग की गर्मी ने माधव के शरीर को तो राहत दी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस घर के अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी और इस दुनिया की तस्वीर बदलने वाला है। आखिर कौन थी ये माँ बेटी जो इस घनघोर जंगल में अकेली रहती थीं? और देवकी ने एक अजनबी पर इतना भरोसा क्यों किया? जंगल की उस झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। बाहर बर्फीली हवाएं शोर मचा रही थीं, लेकिन अंदर अंगीठी में जलती आग ने माधव को नई जिंदगी दी थी। माधव एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। नजरें जमीन पर घड़ी थीं। उसने पिछले 24 घंटों में इतना अपमान और दुख सहा था कि अब किसी से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी माँ, जिसका नाम सरस्वती था, अपनी जगह बैठी उसे गौर से देख रही थी। माधव का संकोच उनसे छिपा नहीं था। बेटा, तुम तो बड़े अजीब हो। जब से आए हो सिर उठाकर देखा तक नहीं। मेरी बेटी देवकी ने तुम्हें खाना भी परोसा, पर तुमने उसकी तरफ नजर तक नहीं उठाई। किस बात का डर है तुम्हें? माँ जी, डर लड़कियों से नहीं, अपनी किस्मत से लगता है। मैं एक गरीब आदमी हूं और मैंने सीख लिया है कि गरीब की नजरें अगर ऊंची उठ जाएं तो दुनिया उसे बहुत बेदर्दी से नीचे गिरा देती है। मुझे लड़कियों से बात करने में अब घबराहट होती है। लगता है कहीं फिर कोई मजाक ना बन जाए। हम लगता है बहुत गहरी चोट खाए हो। लेकिन बेटा, याद रखना, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी कभी जिसे हम पत्थर समझते हैं वो हीरा निकल आता है। अब चुपचाप सो जाओ। कल सुबह तुम्हें शहर जाना है ना? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चादर ओढ़ी और वहीं कोने में लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर पर पड़ते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब रात गुजरी और कब सुबह हुई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। माधव हड़बड़ाकर उठा। हे भगवान, इतनी देर हो गई। मुझे तो सुबह जल्दी निकलना था। शहर पहुंचने में देर हो जाएगी। माधव ने अपनी पोटली उठाई और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, देवकी वहां रास्ता रोककर खड़ी हो गई। देवकी जी, कृपया रास्ता दीजिए। मुझे जाना है। कहीं नहीं जा सकते। क्या? पर क्यों? मैंने तो बस रात रुकने की जगह मांगी थी। अब सुबह हो गई है, मुझे जाना होगा। आप नहीं जा सकते क्योंकि कल रात मैंने एक सपना देखा है। माधव सपना? को लगा कैसा कि यह सपना? लड़की पागल हो गई है। कल गांव वालों ने मजाक उड़ाया था, आज यह लड़की अजीब बातें कर रही है।
रुक जाओ माधव। माधव सहम गया। बड़ी माँ अपनी गाय का दूध दोहकर वापस लौटी थीं। उन्होंने देवकी और माधव को दरवाजे पर खड़े देखा। देवकी ने जो कहा वो सच है बेटा। अगर उसने तुम्हें अपना पति मान लिया है तो अब तुम इस घर से नहीं जा सकते। माँ जी, आप भी? ये कैसी जिद है? मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, और आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे आदमी को दे रही हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं तो शहर मजदूरी करने जा रहा हूँ। बेटा, तुम शहर नहीं जाओगे और न ही मजदूरी करोगे। तुम अब हमारे साथ रहोगे। और रही बात जानने पहचानने की, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं। मैं कोई मामूली ग्वालिन नहीं हूं माधव। बड़ी माँ की आंखों में एक अजीब सा दर्द और अंगार था। उन्होंने माधव को पास बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम सरस्वती देवी है। मैं पास के ही वीरपुर रियासत के बड़े जमींदार की पहली पत्नी हूँ। ये देवकी उन्हीं जमींदार की बेटी है। जमींदार की पत्नी? तो तो आप यहाँ इस जंगल में, इस हाल में क्यों हैं? क्योंकि इंसान की नियति उसके अपनों के हाथ में होती है। मेरे पति बहुत भोले थे। उन्होंने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत की नज़र सिर्फ जायदाद पर थी। उसने मेरे पति के कान भरे और हमें घर से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, उसने हमें जिंदा जलाने की साजिश भी रची थी। मैं अपनी नन्ही बेटी देवकी को गोद में लेकर रातों रात वहां से भागी और इस जंगल में छिप गई। बड़ी माँ की आवाज भर्रा गई। 19 साल, पूरे 19 साल हमने इस जंगल में जानवरों की तरह बिताए हैं। ठंड, बारिश, गर्मी, सब सहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन पाप का घड़ा भरेगा। और आज सुबह ही मेरे पुराने वफादार नौकर ने जंगल में आकर खबर दी है कि न्याय हो गया है। कैसा न्याय माँ जी? उस दूसरी औरत ने लालच में आकर मेरे पति यानी जमींदार साहब की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गई। उसने सोचा था कि वो राज करेगी, लेकिन राजा के गुप्तचरों को शक हो गया। उन्होंने जांच की और पता चला कि असली कातिल वही है। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। और जानते हो, मरने से पहले जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि अगर उनकी पहली पत्नी और बेटी जिंदा मिली तो सारी जायदाद उन्हें दे दी जाए। माधव सुन होकर सब सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बुढ़िया को वो बेसहारा समझ रहा था, वो दरअसल इस इलाके की सबसे बड़ी मालकिन है। कल हमारा नौकर पालकी लेकर आएगा। हम वापस अपनी हवेली जा रहे हैं। देवकी अब उस रियासत की जमींदारनी है, और चूंकि उसने तुम्हें अपना पति चुना है तो तुम उस रियासत के मालिक हो। लेकिन माँ जी, मैं इसके लायक कैसे हो सकता हूँ? कल तक लोग मुझे चोर और धोखेबाज कह रहे थे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने बहुत कुछ किया माधव। तुम चाहते तो कल रात हमारे सो जाने के बाद घर का सामान चुराकर भाग सकते थे। तुम चाहते तो देवकी के अकेलेपन का फायदा उठा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा रखी। तुमने अपनी गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। और जो इंसान ठंड में ठिठुरते हुए भी बेईमानी नहीं करता, वही असली अमीर होता है। मेरी बेटी ने तुम्हें पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे चरित्र के लिए चुना है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू अपमान के नहीं, खुशी और आभार के थे। जिस झूठे जमींदार के दाग ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया था, आज उसी ईमानदारी ने उसे सचमुच का जमींदार बना दिया था। अगले दिन जंगल के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। शाही पालकी और घोड़े आए। नौकरों ने झुककर बड़ी माँ और देवकी को प्रणाम किया। माधव, जो कल तक फटे कपड़ों में था, आज उसे नए वस्त्र पहनाए गए। जब माधव देवकी के साथ पालकी में बैठा तो उसे काका सोमदत्त की वो बात याद आ गई। मेहनत से किस्मत बदलती है। काका, आपने झूठ बोला था, लेकिन मेरी मेहनत सच थी। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे वो दे दिया जो मेरे सपने से भी बड़ा था। माधव, देवकी और बड़ी माँ वीरपुर की हवेली पहुंचे। माधव ने वहां जाकर गरीबों और मजदूरों के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो जानता था कि ठंड और भूख का दर्द क्या होता है। और वो गांव जहां से माधव को निकाला गया था, जब वहां खबर पहुंची कि माधव अब वीरपुर का बड़ा जमींदार बन गया है, तो ठाकुर भानु प्रताप और काका सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी माधव और देवकी की कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि झूठ की नाव चाहे कितनी भी तेजी से चले, वो किनारे कभी नहीं पहुंचती, लेकिन सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने वाले को देर सवेर मंजिल जरूर मिलती है।
किस्मत ने माधव से उसकी झोपड़ी छीनी ताकि उसे महल दे सके। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो हमें किसी बेहतर जगह पहुंचा सके।